हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का नया पार्ट। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को हम अलग से पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है जिनके सिलेबस में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक होता है। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज हम इसके सिर्फ बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस टॉपिक को देखते हो हमारे साथ, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर खुद से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं आपको 10 सेकंड में सोल्व कराऊँ, सिर्फ यही मेथड बताऊँ, क्योंकि मैथ्स का बेसिक समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है, क्वेश्चन के लेवल को हार्ड करता है, तब हमें काम आता है बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जैसे ही हम बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेसिक के बाद हम देखेंगे उसमें क्या बेसिक यूज़ होता है, क्या उसका फंडामेंटल है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम कम टाइम में कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो ये भी आज हम आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें आगे यूज़ होगी, जो मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से आज क्लियर कराने वाला हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस टॉपिक को देखते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। बस शर्त यह है कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए आप पूरे चैप्टर को अगर देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। फिर ये कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी अच्छे से अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठ जाओगे तो आप इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप खुद से सोल्व कर पाओगे। और आज की क्लास में हमने सीजीएल लेवल, एसएससी सीजीएल जो अपने आप में बहुत अच्छा लेवल होता है, उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हम समझेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और तीसरा कोण जो हम इसी में डिस्कस करेंगे वो है सबटेंडेंट एंगल। कौन सा, सबटेंडेंट एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवतरित कोण। अवतरित कोण के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि बेचारी प्यारी सी केट को, ये केट क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक पिंजरा टंगा है। ठीक है, और पिंजरे के अंदर आप एक पक्षी भी देख पा रहे होगे। तो ये पक्षी की जो निगाह है वो बेचारे बिल्ली की तरफ है, उसको डर लग रहा है कि ये बिल्ली कहीं ना कहीं मुझे खा ना जाए। ठीक है, हालांकि वो सुरक्षित है लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। और यहाँ पर ये जो बिल्ली है उसकी निगाहें कहाँ पर है, पक्षी की तरफ है। तो ये जो बिल्ली की आप आइज देख रहे हो, तो बिल्ली की आइज से बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, तो बिल्ली की आइज जहाँ पर होती है उसके जस्ट हम जो स्ट्रेट लाइन जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है। ठीक है, और दूसरा आप देखोगे तो जो बिल्ली की निगाह है वो कहाँ है, पक्षी की तरफ है, पक्षी की तरफ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ, हाँ आपको दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट, जिसे हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा कह सकते हो या एक हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट, ये कहाँ पर है, पक्षी की तरफ है। तो एक ये रेखा और ये जो इसके आंख से बिल्कुल सीध में जो एक रेखा जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पर, सपोज दैट ये एंगल क्या है, थीटा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अगर बिल्ली
कहाँ पर देख रही है, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पिंजरा, और पिंजरे में बैठा पक्षी। ठीक है, ये बिल्ली के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसकी निगाहें सिर्फ उस पक्षी पर है। तो उस पक्षी, तो यहाँ पर जब आप देखोगे, जब ऑब्जेक्ट जो आपकी आंख से ऊपर हो, ऑब्जेक्ट जब आपकी आंख से ऊपर हो, तब उस कंडीशन में जो उन्नयन कोण बनता है वो क्या, जिस कंडीशन में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पक्षी के रिस्पेक्ट में, बेचारे इसकी बात करना भी हमें जरूरी है। तो इस पक्षी को भी कहीं डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्ली मुझे ना खा जाए। ठीक है, तो इसकी निगाहें भी कहीं कहाँ पर है, बिल्ली पर है। तो इस पक्षी की आंख अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इस पक्षी की आंख से बिल्कुल सीध में एक रेखा जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और दूसरा इसकी निगाहें कहाँ पर है, तो दूसरी इसकी निगाहें बिल्ली पर है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये पिंजरा ऊपर टंगा है। ठीक है, मतलब पिंजरे की हाइट ऊपर है, बिल्ली की हाइट नीचे है। तो इस पिंजरे से जो पक्षी देख रहा है वो एक नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये उसकी आंख से जो एक लाइन आ रही है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट, जहां वो पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, जब पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, तो यहाँ पर जो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल सपोज दैट ये थीटा है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा उस केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारी आंख से ऊपर होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी आंख से नीचे की तरफ होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हम और आपको समझाने की फुल कोशिश करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और देखो भाई साहब, यहाँ पर आप देख रहे हो लैला मजनू, ये भाई साहब एफिल टावर पर चढ़ के बैठे हैं और ये मैडम यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब ये भाई साहब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो मैडम है, ठीक है, ये मैडम अगर कहाँ देख रही है, उस भाई साहब को देख रही है, ये उस भाई साहब को देख रही है। तो एक ये यहाँ पर इसकी जो आंख है, तो इस आंख के सीधे से एक लाइन जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन, और एक आंख की जो इशारा है इसको कहाँ पर है, इस भाई साहब की तरफ है। ठीक है, दूसरी आंख, इसकी आंख का इशारा कहाँ पर है, भाई साहब की तरफ है। तो ये जो आप सीन में देख रहे हो लाइन ऑफ साइट जिसे हम बोलते हैं, दृष्टि रेखा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये दृष्टि रेखा और ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इन भाई साहब की बात कर लेते हैं, तो ये भी नाराज हो जाएंगे। तो ये भाई साहब एफिल टावर पर चढ़ के खड़े हैं। ठीक है, अब ये एफिल टावर पर चढ़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं इनकी प्रेमिका को। तो यहाँ से इसकी आंख से, ये भाई साहब की आंख से एक जो सीधी लाइन जाती है, ठीक है, जैसे हमारी आंख है तो हमारी आंख से जैसे एक सीधी लाइन जाती है तो ये तो हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये भाई साहब ऊपर खड़े हैं और ये इनकी प्रेमिका नीचे खड़ी है, तो ये कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहां से पहली चीज ये याद रखोगे, जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख से ऊपर की तरफ हो तब हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है या साइड ऑफ लाइन होती है, और दूसरी जो हमारी आंख की सीधे से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, हमारी आंख से नीचे की तरफ हो, मतलब हमारी आंख से एक लाइन सीधी जाती है स्ट्रेट लाइन, और जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारी जो दृष्टि रेखा होती है वो नीचे की तरफ होती है, जैसे ये भाई साहब नीचे की तरफ देख रहे हैं एफिल टावर पर खड़े होके। ठीक है, तो इनकी आंख से एक ये जो रेखा जा रही है दृष्टि रेखा, जो प्रेमिका के ऊपर से सीधी, और इसकी आंख से एक सीधी एक क्षैतिज रेखा भी निकलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकलती है। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे हम कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, मुझे यहां तक पूरी उम्मीद है। ठीक है, आएगा क्यों नहीं, जब आप समझोगे तो सब चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही कर पाओगे। और मैंने यहाँ स्टार्ट भी आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ SSC CGL Tier 2 एग्जाम लेके आया हूँ। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो बाकी छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके सोल्व कर लोगे।
बस भरोसा रखना मुझ पर लास्ट तक। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे समझने की। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास और उदाहरण है समझने के लिए। अब इन भाई साहब को देखो, ये यहाँ पर खड़े हैं, ये खड़े पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो आंख से ढंग से पक्षी दिख रहा है। ठीक है, तो ये भाई साहब की निगाहें पक्षी पर, ये आज शायद पकड़ के ले जाने वाले हैं इसको। तो इस पक्षी की हाइट जो है, या कह सकते हैं जो पक्षी जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है वो हमारी आंख से ऊपर है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ये हमारी आंख से ऊपर है, तो एक हमारी आंख से जो एक सीधी जा रही है रेखा है ना, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, और दूसरी एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है आई के लेवल पर, हमारी आंख के लेवल से। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब ये भाई साहब पक्षी को भी देख रहे हैं, लेकिन ये पक्षी भी इनको देख रहा है, कहीं उसको डर है कि ये इसको ना पकड़ ले। तो इसकी निगाहें, तो इसकी आंख से सीधे में एक लाइन तो ये जा रही है आई के लेवल में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लेकिन ये पक्षी इस व्यक्ति को भी देख रहा है। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या है, उस पक्षी की अपेक्षा तो भाई नीचे है ना। पक्षी ऊपर बैठा है पेड़ पर और व्यक्ति नीचे खड़ा है। तो व्यक्ति अगर आप देखोगे तो ये उसके तने के बराबर भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये नीचे है। अगर ये नीचे है तो यहाँ पर ये आई की, इस पक्षी के आई के लेवल से जो आंख जा रही है वो, और इस पक्षी की जो दूसरी निशाना कहाँ पर है उसका, इस व्यक्ति पर। तो यहाँ एक आंख के सीधे से जो रेखा आ रही है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी आंख से ऊपर होगा। ठीक है, और आंख से ऊपर तो जो हमारी एक आंख से एक लाइन ऑफ साइट जाती है, दृष्टि रेखा, और एक आंख के सीधे से आई के लेवल से जो रेखा जाती है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हो, तो जैसे इस पक्षी के लिए जो व्यक्ति है वो नीचे है, ठीक है, उसकी हाइट से कम हाइट पर है, मतलब नीचे की तरफ है, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब एक चीज तुम मुझे यहाँ बताओ कि ये एक लाइन है आई के लेवल से, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मुझे ये बताओ, आपको ये बराबर नहीं दिख रहा है क्या? दिखेगा। कब दिखेगा? जब आप समझोगे एक कॉन्सेप्ट जो जियोमेट्री में यूज होता है। ठीक है, जब आप उसको समझोगे तो आप ये कह पाओगे कि ये क्या है, बराबर है। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है तो उसको हम समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, ठीक है, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर आपको नहीं दिखे तो शक मत करना, लेकिन ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये एक लाइन है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये एक जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा। जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आप यहाँ से ये जो एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल भाई साहब, और ये वाला जो एंगल होता है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जब कोई दो लाइन पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन उनकी जो उनको काटती हो, जिसे हम तिर्यक रेखा या छेदक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। जरूरी नहीं यही बराबर हो, ये वाला एंगल भाई साहब भी ये वाले के बराबर भी होता है। ठीक है, और इन एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। ये बराबर होते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसका जो आई का लेवल ये दिख रहा है, ठीक है, इस पक्षी की आई का लेवल ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये दोनों अगर आप देख रहे होंगे तो ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन को एक ये जो लाइन जो इनकी दोनों आंखों को मिला रही है, ये दोनों आंखों को जो मिला रही है, आंखों ही आंखों में जो निशाना बना रहे हैं ये, तो ये जो रेखा हो जाएगी वो हमारे पास छेदक रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी या तिर्यक रेखा हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और आप देखोगे तो ये जो एंगल दोनों है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हम इनको अलग अलग पढ़ते क्यों सवाल ये, तो अलग अलग हम इसलिए पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्नयन कोण हम उसको बोलेंगे जब हम जो एंगल बन रहा होगा वो उस वस्तु को देखने पर बन रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को देखने पर बन रहा होगा जो हमारी आंख से ऊपर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उस वस्तु को देखने पर बन रहा होगा जो हमारी आंख से नीचे की ओर है। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर ही होते हैं, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। दूसरा, ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जियोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट में आपको आगे जब जियोमेट्री हम पढ़ेंगे तब पूरा बेसिक से आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बस इतना समझ लो कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमेशा इस तरीके से आप देखोगे जेड के शेप में दिख जाएगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ भी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बस हम इनको अलग अलग नाम इसलिए देते हैं कि वो एलिवेशन वहां बनता है जहां हमारी आंख से ऊपर कोण बन रहा हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख से नीचे की ओर हो। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और हम अच्छे से और समझते हैं। अब देखो भाई साहब, ये भाई साहब छत पे खड़े हैं बाकायदा, और छत पे खड़े होकर फुटबॉल देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे छत पे फुटबॉल खेल रहे थे। इनकी फुटबॉल नीचे आ गई, यहाँ पर आके गिर गई। तो अब यहाँ पर ये जो खड़े हैं तो ये इनकी आंख पर देख रहे हो, तो इसकी आंख के सीधे से इसके आई के लेवल से एक लाइन जा रही है, जिसे हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब की जो आंख की सीध है वो कहाँ जा रही है, सीधी इसकी फुटबॉल पर। ऐसा लग रहा है कि वहीं से कूद के उसको फुटबॉल चाहिए, कूद के उठा लेगा, ठीक है। तो इस जो रेखा जो जा रही है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी आंख के सीध से यहाँ से जैसे ही निकल रही है, और दूसरा इसकी जो निगाहें फुटबॉल पे जमी हुई वहां से भी एक इसकी आंख से सीधी एक रेखा जा रही है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये फुटबॉल उस आदमी को देखे, फुटबॉल देखेगी तो नहीं, उसकी आंख नहीं होती, लेकिन मान के चलो कि अगर ये उसको देख रही हो, तो इस फुटबॉल के लिए और इसलिए यहाँ से इसके सीध के लिए तो ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। एलिवेशन और डिप्रेशन अब हमें क्लियर हो गया, इससे आगे और समझते तो है भैया क्या क्या है। तीसरा मैंने बताया था आपको, तीसरा हम पढ़ेंगे सबटेंडेंट एंगल। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, सबटेंडेंट एंगल, सबटेंडेंट एंगल, ठीक है। अब सबटेंडेंट एंगल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवतरित कोण। अब भाई साहब ये क्या होता है, इसको और हम देख लेते हैं। अब हमारी इच्छा हो रही है कि हमारी आंख से हम एक पेड़ देख रहे हैं, ठीक है। और अब हम पेड़ ये नहीं देख रहे हैं कि पेड़ पे पक्षी बैठा तो हम सिर्फ पक्षी को देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पेड़ का पक्षी जो टॉप पे बैठा वो भी दिख रहा है, और हमें पेड़ की जमीन जहाँ से वो पेड़ उगा है, जिसकी जड़ कहाँ से है वो भी हमें दिख रहा है। तो एक रेखा तो हमारी उस पेड़ के टॉप पे जाएगी और एक रेखा तो उसके बॉटम पे जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों रेखा के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को यहाँ पर उन्होंने फाई लिख रखा है, और इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, सबटेंडेंट एंगल। अब इस सबटेंडेंट एंगल कब बनता है, जब तुम्हारी आंखें उस पूरी से पूरी चीज को वो देख पा रही हो, ठीक है। जैसे मान के चलो एक आसमान में एक पतंग उड़ रही है, मान के चलो, तो ये पतंग का ऊपरी हिस्सा भी आप देख पा रहे हो, उसका निचला हिस्सा भी आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही आप इन दोनों के
टॉप और बॉटम का हिस्सा देख पा रहे हो, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं सबटेंडेड एंगल, अवतरित कोण। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। जब हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब पूरे हम होल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो अब हमारी आंख में जो कोण बनता है, आंख से जो दोनों रेखा जाती है, एक कहाँ जाती है, उसके टॉप पे भी जाती है, और एक कहाँ जाती है, उसके बॉटम पे भी जाती है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं अवतरित कोण। अरे समझ में आया कि नहीं आया होगा? ठीक है, तो हमने 3 एंगल पढ़े। पहला एंगल हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा हमने पढ़ा सबटेंडेड एंगल, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, और तीसरा हमने पढ़ा अवतरित कोण। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे भैया। चलो समझ में नहीं आया तो एक और देख लो। ये हमारे पास मान के चलो गुब्बारा है, पृथ्वी है, जो आपको मानना हो मान लो। तो यहाँ से अब तुम्हारी आंख है, चीर चीर के आप फाड़ के देख रहे हो यहाँ पर, तो ये गुब्बारा का ऊपरी टॉप और ये गुब्बारे का निचला हिस्सा जिसे हम बॉटम कहते हैं। तो यहाँ से आप इन दोनों को देख पा रहे हो, तो इसके ऊपर के हिस्से के लिए जो आपकी दृष्टि रेखा गई वो, और यहाँ से जो निचले हिस्से के तरफ जो दृष्टि रेखा गई वो, इन दोनों के बीच का जो एंगल जहाँ पर जो थीटा बन रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं सबटेंडेड एंगल, अवतरित कोण। तीनों एंगल अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम क्या समझते हैं, तो अब हम थोड़ा सा क्या समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझते हैं क्या, हम 3 एंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहां पर बना रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये फिर भी तिरछा बन गया, लेकिन आप मान लो कि एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। मैं एक और एंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और तीसरा एक और हम ले लें, और फिर हम देखते हैं क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, 3 राइट एंगल ट्रायंगल देखे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हमने माना कि यहाँ पर एक एंगल हमने ले लिया ये 30 डिग्री, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल मान लो 45 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल आप मान लो क्या, तो इस भाई साहब को मान लो 60 डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 0 डिग्री। तो मुझे बताओ किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कोई एक एंगल 0 डिग्री हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकता है, तो 0 डिग्री को तो हम लेंगे ही नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, 90 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल का मान 90 डिग्री हो सकता है क्या? ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब 90 डिग्री भाई साहब तुम भी हटो भी एक तरफ। सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, 3 राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है, और ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज और समझो यहाँ से। क्या समझोगे? तो समझ लो भाई साहब, हमने पढ़ा है टेन 30 डिग्री। तो आप बोलोगे सर टेन 30, तो टेन 30 से पहले तुम ये पढ़ो कि टेन थीटा क्या होता है। इसको थीटा कर लेते हैं हम, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमने पढ़ा क्या है, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ,
तो टेन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/√3। क्या होनी चाहिए? 1/√3 होनी चाहिए, नहीं आपको याद होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू तो 1/√3 होती है। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो बेस होता है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? सर ये तो परपेंडिकुलर होता है। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है। ये जो √3 है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर बेस है। तो ये कितना हो जाएगा? √3। अब आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस आपको पता होगा इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो जब आप इसको निकालोगे तो आप धीरे से लिख देना 2, क्योंकि 2 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने बात करी 30 डिग्री के केस में। अब 30 डिग्री के केस में तो आपको तीनों साइड का रेशियो याद रखना बस। अगर आपने ये याद रख लिया तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है मत समझ लो आज खत्म है। ठीक है, बस आप ये 3 चीजें याद रख लेना मेरे कहने पर। नहीं भी रखोगे तो मैं याद करा दूंगा। दूसरा आप क्या देखोगे? तो 45 डिग्री, तो मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है और आपको याद भी होगा कि tan 45 डिग्री क्या होता है। तो tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। और डिवाइड में क्या होता है? कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। ऊपर क्या होता है? लंब होता है। तो ये क्या है? लंब है। नीचे क्या होता है? आधार होता है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? आधार। अब मुझे बताओ, इसमें हाइपोटेनियस निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जब करोगे तो अंडर रूट और लगा दोगे, तो ये वाली जो हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा वो √2 आएगा। आप निकाल लेना। ठीक है, हम बात करते हैं tan 60 डिग्री के। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, आप बस इसको और याद रख लो भाई साहब। तो tan 60 होता है √3 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, तो आपको पता होगा 1 होगा। √3 क्या होता है? तो लंब होता है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? √3 हो जाएंगे। ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे? अरे भाई साहब 1 और √3 का स्क्वायर करा था तो 2 आया था। यहाँ भी √3 और 1 है, साइड अलग अलग है। और साइड अलग अलग हो तो क्या, साइड की वैल्यू तो वही है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा? 2 आएगा। अब बस आप ये 3 चीजें याद कर लो। अगर ये 3 चीजें आपको याद हो गई तो इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। अब आपको इतना याद रखना पड़ेगा रेशियो में। क्या याद रखना? देखो, रेशियो से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक से भी पढ़ाऊंगा, और रेशियो से बढ़ के भी कोई एक चीज जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, जिससे आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री के केस में जो परपेंडिकुलर होता है वो 1 होता है, बेस क्या होता है? √3 होता है, और हाइपोटेनियस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, 45 डिग्री में तो आप देखोगे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। अब वो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा घुमा के? ये पूछेगा, मान के चलो कोई एक टावर है, हमने मान लिया कोई एक टावर है। ठीक है, और टावर का किसी समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो इस तरीके से है कि जो टावर की हाइट है, ठीक है, और टावर की जो परछाई बन रही है वो दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। मतलब किसी समय किसी टावर की जो परछाई है वो टावर की ऊंचाई के बराबर है, तो उस समय उन्नयन कोण क्या होगा? तो वो क्या बोल देगा, जो टावर की ऊंचाई h है और ये टावर से यहाँ पर जो परछाई बन रही है धरती पर, वो भी क्या है? उसके बराबर है। अगर ये h है तो ये h हो जाएगा। मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1:1 आएगा। और ये 1:1 का परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 45 डिग्री। तो वो हमसे यही पूछेगा भैया कि किसी समय किसी एक टावर की जो ऊंचाई परछाई है वो टावर की ऊंचाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सब कब बराबर होता है? ये तो हाइट और बेस, ठीक है, कब बराबर होगा? तो ये होता है 45 डिग्री के केस में। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इसको हमें सोल्व करना और किस टाइप से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 45 डिग्री के केस में अगर ये 1 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? तो आप देखोगे जो भी होगा उसका √2 गुना होगा। 60 डिग्री के केस में तो आप इतना याद रखना कि परपेंडिकुलर √3 होता है, बेस 1 होता है, और इसका जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी चीजें आपको याद होगी। तो ये चीजें हम
कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी भी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। जब हम किसी भी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे तब हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अब हम बेसिक की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बेसिक जानना भी ज़रूरी है। फिर हम बेसिक की बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना, ना एन टेन कोट, आपको कुछ यूज़ नहीं करना। सीधा आपको एक काम करना है और हर टाइप के क्वेश्चन में करना है, और वो क्वेश्चन में अगर वो कॉन्सेप्ट लगा दिया किसी भी क्वेश्चन में तो आपका आंसर पक्का 10 सेकेंड के अंदर। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कब बताऊंगा? तो पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब देखो बेसिक क्या हम समझना है, मान के चलो तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है टेन थीटा क्या होता है। तो आप बोल दोगे सर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम बोलते हैं बेस, ये आपने पढ़ा है। दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी साइन थीटा। तो आप बोल दोगे सर साइन थीटा क्या होता है? तो ये होता है लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और तीसरी चीज तुमने पढ़ी होगी साइन पढ़ लिया तुमने, टेन पढ़ लिया तुमने। अब आप एक चीज और पढ़ लो कोस कोस। तो कोस थीटा क्या होता है? तो कोस थीटा भी हम पढ़ के आए हुए हैं, ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और आधार को हम बोलते हैं बेस और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब हमें क्या समझना है? तो इसमें हमें ये समझना है, अब तुम्हें टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, ये आपको याद नहीं रखना आपको, बल्कि क्या याद रखना कि लंब बटे आधार जहां भी आए वहां तुम्हारा दिमाग टेन थीटा पर जाना चाहिए। दूसरा लंब बटे कर्ण जहां भी आए वहां तुम्हारा माइंड तुरंत साइन थीटा पे चले जाना चाहिए। और इसी तरीके से जहां आधार और कर्ण का यूज हो तो वहां तुम्हें क्या जाना चाहिए? तुम्हारा माइंड कोस थीटा पे चले जाना चाहिए। अब वो क्वेश्चन तुमसे किस तरीके से पूछेगा, बेसिक किस तरीके से यूज करेंगे हम, तो वो मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये कोण कितना है? तो आपको पता होगा ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपसे वो ये बोल दे कि ये दूरी 10 मीटर, ये दूरी कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। और ये दूरी वो आपसे 90 एंगल, और ये एंगल अगर आपसे बोल दे वो 30 डिग्री है, ये कितना है? 30 डिग्री है। और ये आपसे पूछ ले कि भैया ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस अगर आपसे वो पूछ ले इतना देखे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में पहली चीज तो वो कोई एक साइड आपको दे देगा, तो आप बस साइड देखो कौन सी दी है, तो वो साइड दी है आपको परपेंडिकुलर। दूसरा आपसे वो वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या देखोगे किस साइड का मान उसने पूछा है, तो आपने देखा बेस। तो हमारे पास दो चीजें यूज हो रही है, एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो जहां परपेंडिकुलर और बेस का यूज है तो इस साइड का कोई यूज ही नहीं है, और इस साइड का कोई यूज नहीं है, तो आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज नहीं करना है जहां पर हाइपोटेनियस का यूज हो, क्योंकि हाइपोटेनियस का यूज ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में आंसर निकालने में, तो उसको हम क्यों यूज करें? इसका मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पर है तो साइन थीटा हम यहाँ पर बिना वजह क्यों लगाए, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का हमें काम भी नहीं, हमें तो एक साइड दे दी उसने ये, और हमसे पूछ लिया बताओ बेस क्या है। तो अब हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं और एक एंगल दे दिया, तो अब हमारे पास काम किसका है? परपेंडिकुलर का और बेस का। तो जिन दो साइड को आपको वो दे रहा है तो कोई एक साइड देगा या दूसरी पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड का खेल है, अगर आपको दो साइड दे रखी है तो परपेंडिकुलर और बेस, तो ये सिर्फ कब होता है? तो ये होता है टेन थीटा के केस में। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर उन्होंने 10 दे रखा है, बेस हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है, हमें मानना भी नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने अभी मान लिया। टेन 30 कितना होता है? तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 10/x। अब तुम्हें तो x से बताना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10√3, ठीक है। तो यही हमें बताना था। अब इसी क्वेश्चन में मान के चलो वो आपसे ये बोल ले कि कोई एक पतंग उड़ रही है इस तरीके से, कि यहाँ कोई एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। और जो पतंग की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। पतंग की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो पतंग की डोर है वो बताओ,
पतंग की जो डोर की लंबाई है वो बताओ, और जो धरती के साथ कितना जो धरती के साथ या जमीन पे या सरफेस पे 30 डिग्री का कोण बनाती है, और वो पतंग सरफेस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसमें जो डोरी है उसकी लंबाई बताओ। तो अब ये पतंग अगर ये हो गई तो डोरी की लंबाई, मतलब ये पूछ रहा है वो तुमसे तुमसे ये पूछ रहा है, उसने ये भी बोल दिया कि सरफेस से हाइट 10 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये तुमसे पूछ रहा है, ये तुम्हें दे रखा, तो यहाँ पर इसका कोई काम है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो इसका कोई काम नहीं है मतलब बेस का कोई काम नहीं है, तो बेस की छेड़ क्यों करें? तो हमें ऐसी चीज़ों की छेड़ नहीं करनी है जहाँ बेस आए। तो यहाँ पर बेस आए, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे कोस थीटा में बेस आता है, कोई लेना देना नहीं है। तब हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, तब हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस को बोलते हैं हम कर्ण को। अब थीटा कितना दिया? तो बोल दिया 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री लंब कितना है? लंब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना है? 10 है। हाइपोटेनियस तो हमें पूछा है, तो हाइपोटेनियस को तुम x मान लो। साइन 30 कितना होता है? तो साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। मतलब ये जो डोरी है पतंग की, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। देखो ये तो था बेसिक, ठीक है। तो वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक साइड देगा और दूसरी जो पूछेगा, तो उनका रेशियो किसके साथ बन रहा है? कई बार क्वेश्चन में टीचर, कई बार ऑफलाइन में बच्चे कहते हैं कि सर हम टेन थीटा लें, साइन थीटा लें, कोस थीटा लें, ये हम कैसे डिसाइड करें? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हमें एक साइड या तो देगा और दूसरी साइड हमसे पूछेगा। तो आप देखो किन दो साइड के बारे में वो आपसे जिक्र कर रहा है। तो अगर वो इन दो साइड के बारे में जिक्र कर रहा है, तो इनका रेशियो कहाँ मिलता है? लंब और कर्ण का रेशियो तो साइन थीटा में मिलता है, लंब और कर्ण का रेशियो साइन थीटा में मिलता है। तो आप साइन थीटा यूज करोगे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये दिया था और हमसे ये पूछ लिया था। तो अब लंब और आधार पूछेगा, तो जब हम इसका यूज नहीं करेंगे तब हम ऐसे फंक्शन का यूज करेंगे जिसका रेशियो क्या होता है? लंब और आधार होता है, ताकि वहां से हम वैल्यू फाइंड कर सके। तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके क्वेश्चन भी मैं बेसिक से आपको कराऊंगा, ठीक है। अब हम जो चलने वाले हैं नेक्स्ट उस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले, जहां से आप हर टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व कर पाओगे। तो अब उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है तो वो तो हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री में। एक ट्रायंगल यहाँ और बना लेता हूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी हमारे पास 90 डिग्री है और ये भी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री का है। अब हमें क्या समझना है? तो मुझे ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल मैं एक ले लेता हूँ कितने का? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये एक एंगल मैं ले लेता हूँ कितना? 60 डिग्री। अब जो मैं समझ रहा हूँ वो मेन चीज़ है, ये समझने की कोशिश करना। यहाँ आपका यूज़ है सबसे ज़्यादा ये शॉर्ट ट्रिक, जहाँ से आप बोलते हो ना शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे बनता है, वो यहीं से बनता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें क्या देखना है कि ये 30 डिग्री है और ये कितना है? 60 डिग्री है। मुझे ये बताओ, त्रिभुज के या एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना हो? तो आप बोलोगे सर कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा सर ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 30 डिग्री।
आपने पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड, और ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड, तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। अब मुझे बताओ ये 60 डिग्री का एंगल है तो एक इसके सामने साइड कौन सी है, ये है। ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है। तो मुझे बताओ जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब ठीक है, तो जो 60 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, मतलब ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी। तो अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं, जो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होता है उसके साथ जो साइड होती है वो बड़ी होती है, उसके साथ जो साइड होती है वो कितनी होती है, बड़ी होती है। अगर आप देखोगे 60 डिग्री के एंगल के साथ, तो 60 डिग्री के एंगल जहाँ बनता है उसके साथ जो साइड लगी होती है वो छोटी होती है। सिर्फ यहाँ पर छोटी और बड़ी का खेल है, बस आप समझिए थोड़ा सा। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो ये है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो ये है। मैंने आपको बता रखा है जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब मुझे बताओ ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली साइड किससे लगी है, 30 डिग्री से लगी है। इसका मतलब कि जो 30 डिग्री होगा उसके साथ जो साइड होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और जो 60 डिग्री के साथ जो साइड होगी वो कितनी होगी, छोटी होगी। अब कोई भी साइड को बड़ा और छोटा बनाना है तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें √3 की छेड़ करना है कुल मिलाकर। अब कैसे छेड़ करना है, तो ये देखो, अगर कोई साइड छोटी है तुम्हें बड़ी बनाना, मान के चलो ये साइड बड़ी है, ये वाली साइड मैंने अभी बताया ये साइड बड़ी है, मुझे इसे छोटी बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको √3 से डिवाइड कर दूंगा। छोटा करने के लिए हम डिवाइड ही करते हैं ना, हाँ ठीक है। ये साइड छोटी है, मुझे इसको बड़ा बनाना है तो इस साइड को मैं सपोज दैट ये मान लो y है, इसको अगर मुझे बड़ा बनाना है तो मैं इसमें क्या करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस आप क्या याद रखोगे, तो जो 30 डिग्री के साथ जो साइड जुड़ी होती है वो बड़ी साइड होती है, जो 60 डिग्री के साथ जुड़ी होती है वो छोटी होती है। अगर साइड को बड़ा करना है तो √3 से गुणा करोगे, साइड को छोटा बनाना है तो √3 से डिवाइड करोगे। और तीसरी चीज का याद रखोगे, तो तीसरी चीज आप याद रखोगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 30 डिग्री एंगल होता है उस 30 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है, सामने वाली जो भी साइड होती है उसका दुगना हाइपोटेनियस होता है। जैसे यहाँ पर अगर y है तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 2y होगी। ये चीज और तुम हमेशा याद रखोगे। इसमें मुझे बताओ, अगर मैं ये साइड ले लेता हूँ m और अगर ये साइड में ले लेता हूँ n, तो मुझे बताओ बड़ी साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो बड़ी होती है, 60 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ से बड़ी साइड हमारे पास n है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई अभी, कि अगर आपको बड़ी साइड को छोटा करना है तो √3 से डिवाइड कर दो, और अगर छोटी साइड को बड़ा करना है तो √3 से गुणा कर दो। तीसरी चीज और जो क्या मैंने बताया कि जो √3 जो 30 डिग्री एंगल बनता है उस 30 डिग्री के एंगल के सामने जो भी साइड होती है उसका जो दुगना होता है वो हमेशा कर्ण होता है। उसका दुगना हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। मतलब यहाँ पर ये जो छोटी साइड है 30 डिग्री के सामने है, ठीक है, और 30 डिग्री के अगर सामने है तो ये साइड m है तो इसका जो दुगना हो जाएगा 2m। मतलब ये जो साइड की लेंथ है जाएगी ये वाली, वो कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी। अब देखो वो तुमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो पूछेगा कि तुम्हें ये वाली साइड दे दी सपोज दैट 20, बोल दिया ये वाली साइड 20 है, तो मुझे बताओ ये कितनी होगी। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये वाली साइड सर 20 है, इसका मतलब ये 60 डिग्री के साथ है, और 60 डिग्री के साथ है इसका मतलब ये छोटी साइड है, और अगर छोटी साइड है तो ये बड़ी साइड होगी। अगर ये बड़ी साइड होगी तो बड़ी कितनी होगी, तो छोटी साइड से जो है उससे क्या करोगे तुम √3 का गुणा कर दोगे, तो 20 √3 क्या हो जाएगी, ये बड़ी साइड हो जाएगी। और क्या याद रखोगे सर, तो आप याद रखोगे कि यहाँ पर जो 30 डिग्री एंगल बना है उसके सामने की जो साइड होती है उसका जस्ट दुगना कर्ण होता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अगर मीटर में दिया तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो पूरा आपको बेसिक ये समझ लो खत्म, और आपको सिर्फ √3 का खेल करना है। √3 के खेल से आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करने वाले हो आज, ठीक है।
अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि सर ये जो 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये वाली साइड 40 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 40 सेंटीमीटर, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सर 60 डिग्री के साथ है, 60 डिग्री के साथ है मतलब ये छोटी साइड है, 60 डिग्री के साथ है इसका मतलब ये छोटी साइड है, तो बड़ी साइड क्या होगी, तो ये बड़ी साइड हो जाएगी, बड़ी साइड क्या होगी, तो ये इससे अगर बड़ा बनाना है तो मैंने क्या बताया, √3 से गुणा कर दो, तो ये 40 √3 हो जाएगा, ये 40 √3 हो जाएगा। और ये वाली जो साइड हो जाएगी तो वो साइड कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे सर कि जो 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका दुगना, मतलब ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और मैंने अब देखो क्या बताया, तो ये चीज़ समझो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हमारे पास एंगल 30 डिग्री बनता है तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ये जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। इनका रेशियो, अब मुझे ये बताओ 40 का और 40 √3 का रेशियो जब तुम निकालोगे तो क्या ये 1 √3 आएगा। और मैंने क्या बताया था, ये 2 होती है। मुझे बताओ अगर ये 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 80 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सर 2, तो इनका रेशियो वही तो आ रहा है 1 √3 और 2। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे कि 30 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो बड़ी साइड होगी और दूसरी साइड जो होगी तो वो छोटी होगी। छोटी बनाने के लिए क्या करोगे, जो साइड तुम्हें ये दी है उस साइड को तुम डिवाइड कर दोगे √3 से, और अगर तुम्हें छोटी साइड दी है बड़ी बनाना है तो √3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो ये चीज़ें अगर आपको याद है, ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आप कोई से भाई कोई सा भी क्वेश्चन इसका आसानी से बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं आज का। ठीक है, और इसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, मैं आपको रेशियो मेथड भी बताऊंगा, और ये जो हम √3 का खेल कर रहे हैं वो क्या खेल है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर मेरी क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली हो। अब क्या समझना है मैं वो देखो। हम एक ट्रायंगल लेते हैं और मैं उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पहला ये है। मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा और जो मैं आगे आपको समझाना चाह रहा हूँ वो तीनों में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो तीसरा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये 3 डायग्राम है, इनको अब आप समझने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा सीधा है, ये बाय मिस्टेक थोड़ा सा सही नहीं बना है, तो आप इसको समझना। ये पूरा एक है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है, अब आप देखो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है।
और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री। मान के यार एक चीज याद रखना, ये एंगल कहाँ से बन रहा है, तो ये टॉप से बन रहा है। ये एक आप मीनार मान लो, एक खंबा मान लो, कुछ भी मान लो, और जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप पास जाओगे। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो अब एक चीज और क्या याद रखोगे यहाँ से, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से दो एंगल दिख रहे हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मान के चलो ये वाला एक पॉइंट हम ले लेते हैं सी। ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है हमारे पास बी और ऊपर हमारे पास मान के चलो डी है। तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली सी से लेके ए तक की जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है 1:2 होता है। बस आप इतनी चीज़ याद रख लेना, जो मैंने अभी बताया वो याद रखना, और इसके अलावा ये चीज़ें याद रख लेना कि यहाँ पर जो अगर एक ही साइड बन रहा है इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:2 होता है, 1:2। दूसरी चीज आप क्या याद रखोगे, अगर तुम्हारे पास एंगल इस तरीके से बन रहा है 30 डिग्री, ये एंगल मान के चलो 30 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो मान के चलो 60 डिग्री है, या तो इस तरीके से बन जाएगा या ये इस तरीके से भी बन सकता है कि ये वाला एंगल हमने मान लिया 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री। अगर ये इस तरीके से बन रहा है, एक ही तरफ बन रहा है, तो 30 और 60 का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर 1:2 होता है। एक चीज़ याद रखना, जहाँ 60 डिग्री होता है वहाँ पर जो साइड की लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। जहाँ पर एंगल 30 डिग्री बनता है वहाँ पर साइड की लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब रेशियो 1:2 होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 3:1 मान के चलो। ये ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, तो ये वाली जो साइड की लेंथ होगी, अगर वो 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो साइड की लेंथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। या फिर अगर आप डायग्राम इस तरीके से बनाते हो, ये दोनों डायग्राम एक जैसे, देखो ये वाले डायग्राम थे, इस वाले पार्ट को मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया और एक दूसरे को अपोजिट साइड में कर दिया, लेकिन दोनों डायग्राम है सेम। पहले मैंने दोनों को एक ही डायरेक्शन में बनाया और मैंने दोनों को पलट दिया। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री है और यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो सपोज दैट ये ए, ये बी और ये सी है हमारे पास, तो इसका जो रेशियो भी होगा वो 3:1 रेशियो होगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस अगर 1 है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें, तो बस आपको इतना कॉन्सेप्ट जानना है इतना कॉन्सेप्ट अगर आप जान गए हाइट एंड डिस्टेंस का, तो कोई सा भी क्वेश्चन आप किसी ना किसी मेथड से कर जाओगे। आपको बेसिक से भी मैंने बता दिया है, आपको मैंने रेशियो मेथड से भी बताया, रेशियो मेथड क्या हमें देखना है, और थर्ड मेथड मैंने आपको बताया था √3 का गुणा करना, ठीक है। अगर हमारे पास साइड क्या है छोटी है, वो बड़ी बनाना है तो √3 से गुणा करोगे। अगर आपको बड़ी साइड गिवन है, छोटी आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे बड़ी साइड को डिवाइड कर दोगे √3 से। तो ये बस चीज़ें तीनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब मैं क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो हम आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और क्या याद रखोगे कि तुम्हें देखो एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रेंगल में सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ अभी ABC की, किसकी ABC की। इस वाले को अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, अगर मैं C को इस तरीके से आगे C को इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इस वाले एंगल को हम जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। आपको पता होगा ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। और इसका जो मान होता है वो हमेशा, देखो 3 एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, एक ये होता है, एक ये होता है और ये। तो जहां पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उससे दूर स्थित इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। सपोज दैट ये हमारे पास 60 ना लेकर मैं इसको मान रहा हूँ ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, तो इस वाला जो एंगल का वैल्यू होगी वो इस वाला एंगल जो वो हो जाएगा x + y डिग्री। क्या हो जाएगा x + y डिग्री। मतलब जो बहिष्कोण होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण, और इसका जो मान होता है वो दूर स्थित
अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। आप ये चीज और याद रखना बस, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर 30 डिग्री हमारे पास एंगल है तो 30 डिग्री में ये वाली साइड 1 होती है। ये रेशियो याद रखना आप, ठीक है। ये रेशियो √3 होता है और ये रेशियो क्या होता है 2 होता है। इसके बेस पर हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका और इसका जो रेशियो होता है वो 1:3 1:√3 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री होगा। और अगर यही इसका जो रेशियो वो √3:1 हो, मतलब परपेंडिकुलर √3 है, बेस अगर 1 है तो ये और हाइपोटेनियस तो 2 होगा दोनों केस में। लेकिन इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर √3 है तो। और अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हमारे पास जो एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमने देखा 60 डिग्री के केस में। तो 60 डिग्री के केस में ये हो जाती है x से x कैंसिल कर दो आप, पूरे रेशियो बनाना हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर ये वाली साइड √3 है और अगर ये वाली साइड का रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। बस आपको ये रेशियो याद रखना, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? तो पहले क्वेश्चन गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट इज। हमसे बोला है कि हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है जब लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल, जब किसी खंबे की जो परछाई है वो इक्वल टू इट्स हाइट, उस खंबे के ऊंचाई के बराबर हो। क्वेश्चन हिंदी मीडियम में क्या दिया है, हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो आप वो सुन सकते हो कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंबे की जो परछाई है उस खंबे की ऊंचाई के बराबर हो। मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास खंबा ये है, अब आपको आंसर पता पड़ गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये खंबा हमारे पास है और उसकी जो परछाई होगी तो वो इस तरीके से बनेगी परछाई, ठीक है। हमसे पूछा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण कहाँ पर बन जाएगा, तो उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हो जाएगा थीटा। हमसे और बोला क्या है कि जिस समय जो लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब ये जो शेडो की लेंथ है वो शेडो इस तरीके से बनेगी परछाई, और जो पोल की हाइट होगी वो ये पोल है। तो मान के चलो अगर ये हाइट h है तो वो हमसे ये भी बोल रहा है कि उसकी जो शेडो बन रही है वो भी h बन रही है, मतलब जो हाइट है उसके ही इक्वल शेडो बन रही है। तो इसका रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो। तो 1:1 का रेशियो कब बनता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो आपको बिना कुछ सोल्व किए आप देख पाओगे कि जब लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ पोल के अगर इक्वल आपको लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल दे तो ये कब हो पाता है, जब हमारे पास जो एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 45 डिग्री बनता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अब हम देखो इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं, ठीक है। बेसिक से तो मैंने आपको बताया था कि मान के चलो ये हाइट h है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेम है, जो हाइट पोल की है वही शेडो बन रही है उसकी, ठीक है। तो अगर ये h है तो ये भी h है। तो मैंने आपको और बेसिक क्या बताया, तो देखो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का यूज होना, तो लंब और आधार का यूज कहाँ पर होगा, टेन में। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर हम टेन ही क्यों ले रहे हैं, साइन ही क्यों ले रहे हैं, कोस ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। बेसिक में साइन कोस टेन से आपको सोल्व नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको कभी बेसिक से सोल्व करना पड़े तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए कि सर हम यहाँ साइन क्यों लेते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर हम टेन क्यों लें, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो ये आपको चीजें बताएंगे कि तुम्हारे पास लंब का और आधार का यूज होना, और लंब और आधार सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा के रेशियो में होता है। तो आप क्या देखोगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर h है, आधार भी तुम्हारे पास h है,
कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 1 टाइम कैंसिल। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 1 है। तो 1 टेन में कहाँ होता है, तो आप बोल दोगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1045 डिग्री, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री, इसका मतलब जो थीटा होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 45 डिग्री। लेकिन आपको इतने बेसिक से भी नहीं जाना, आप सीधा रेशियो याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट्स। हमसे बोला है कोई एक टावर है, उसकी जो परछाई बन रही है वो टावर की ऊंचाई की √3 गुना है। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, और जब हम टॉप जो टावर का टॉप है उस टाइम जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या होगा। तो उसको कैसे आप सोल्व करोगे, तो मान के चलो ये हमारे पास क्या है, एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है। इसकी शेडो कहाँ बनेगी, तो आपकी इस शेडो को इस साइड भी ले सकते हो, आप इस साइड भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे पास स्पेस इस साइड है, तो मैं इस साइड इसकी शेडो ले रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला, द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। अगर मान के चलो इसकी हाइट h है, तो √3 टाइम क्या हो जाएगा, ये उसकी शेडो बन जाएगी। ठीक है, क्या बोला, द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, अगर इस टावर की हाइट h है तो उसकी जो शेडो होगी वो √3 टाइम होगी, मतलब √3 गुना होगी उसकी हाइट से, ठीक है। और हमसे पूछा देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और यहाँ से जो परछाई का यहाँ से ये बन रही है तो उसके जो टावर की टॉप होगा, शीर्ष होगा, उससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये जो थीटा होगा वो हमसे पूछा है। तो देखो पहला बेसिक तरीका क्या है, पहला बेसिक तरीका देखो लंब यूज हुआ है, आधार यूज हुआ है। लंब और आधार का यूज कहाँ पर होता है, तो सब आप बोलोगे कहाँ होता है, टेन में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब हमारे पास एच है, जो ऊंचाई जो परछाई है वो उसका √3 गुना है, तो इसका मतलब ये आधार कितना हो जाएगा, √3h। आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, तो टेन थीटा हो गया हमारे पास 1/√3। और 1/√3 कहाँ होता है, तो टेन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। ये तो रहा इसका बेसिक। अब मैंने आपको ये चीज़ और बताई थी कि अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, √3। मैंने आपको बताया था जब परपेंडिकुलर 1 हो, बेस √3 हो, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधा आप देख के आंसर बता पाते हैं, क्योंकि ये √3 गुना परछाई है उसकी हाइट की। तो अगर आप हाइट h लोगे तो ये √3h हो जाएगा। रेशियो जब निकालोगे तो 1:√3 आएगा, और 1:√3 रेशियो कब आता है इनकी साइड का, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेशियो का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने आपको बताया था √3 गुना जो √3 का मल्टीप्लाई करना है, √3 का डिवाइड करना है। उस क्वेश्चन का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन हो, ठीक है। लेकिन अगर हमसे एंगल ही फाइंड किया पूछ रहा है, तो एंगल ही जब हम फाइंड करने का पूछ रहे हैं तो हमें पता नहीं है ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, तो हम किसको √3 से मल्टीप्लाई करें, कौन सी साइड को छोटी माने कौन सी साइड को बड़ी माने, इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, या तो हम रेशियो मेथड यूज करेंगे या हम बेसिक मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था √3 का मल्टीप्लाई करना है, अगर छोटी साइड को बड़ी बनाना है तो, और बड़ी को छोटी बनाना है तो √3 से डिवाइड करना है। तो ये हम कब करेंगे, जब हम क्या कर, जब हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो कि 30 डिग्री है 60 डिग्री है। तो आगे मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर
फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इज। हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। हमसे क्या बोला है, तो मैं इसको एक बार डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक टावर है। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, तो इसका जो फुट है, आधार है, उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर, तो मान लिया ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ये इसके टॉप से, यहाँ पर क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, तो इसके आधार से 100 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ये जो टावर की हाइट है वो हमसे पूछी है, टावर की हाइट हमसे पूछी है। तो मुझे ये बताओ पहले हम बेसिक से देखते हैं। ठीक है, बेसिक से अगर आप देखोगे तो देखो, लंब और आधार का यूज हो रहा है, तो लंब और आधार कहाँ पर यूज होता है, टेन में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन 100। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 100। हमसे हाइट ऑफ टावर पूछी, तो ये 100 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहाँ से जो टावर की हाइट आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक। अब मेरे को ये बताओ एक चीज़, कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 30 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है। जो 30 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो बड़ी होती है, मैंने आपको बताया। और जो 60 डिग्री, अब ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि सर ये 60 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। अगर 30 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो हमेशा बड़ी साइड होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, बड़ी साइड होती है। तो अगर बड़ी से छोटी बनाना है तो मैंने आपको बताया था, √3 से क्या करोगे, तुम डिवाइड कर दोगे। तो 100 को √3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100/√3। तो आप सिर्फ देख के इसका आंसर बना पाओगे, आपको इतना 10 मेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, कब ये कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपका इसका यूज नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, क्योंकि हमें खुद एंगल फाइंड करना था। जब हमें एंगल फाइंड करना है तो हम कैसे दिमाग लाएं कि ये 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, तो इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज वहां नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, तब आप तुरंत मिनटों में, क्या बिल्कुल सेकेंडों में आंसर निकाल पाओगे। तो आपको ये दिख जाएगा, जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने में दिख जाएगा ये 30 डिग्री है, मतलब इसके साथ वाली जो साइड होगी वो बड़ी होगी, तो ये दूसरी साइड जो हो जाएगी वो छोटी होगी, और दूसरी साइड छोटी होगी। तो छोटी के लिए मैंने बताया है, अगर साइड बड़ी है और छोटी बनाना है तो √3 से डिवाइड करोगे, और अगर साइड छोटी है और बड़ी बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे। और एक चीज देखो, और यहाँ से अगर वो आपसे पूछ ले कि 100/√3, अब मुझे एक चीज ये बताओ कि √30 डिग्री के सामने कौन सी जो साइड होती है, वो 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो कितनी है, 100/√3। ठीक है, 100/√3 इसका जो दुगुना होती है, इसका दुगुना ये कर्ण होता है। तो इसका जो अगर कर्ण की वैल्यू वो तुमसे पूछ लिए तो ये कितनी हो जाएगी, 200/√3। इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/√3, क्योंकि 100/√3 का जो दुगुना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200/√3। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्रेड ऑफ अ काइट मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल प्लेन। वो बोल रहा है कि हॉरिजेंटल प्लेन पे एक जो काइट्स का जो धागा है ना, थ्रेड है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड भी 80 मीटर, और हमें जो लेंथ है धागे की वो भी गिवन है 80 मीटर, देन द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट विल बी। और हमसे पूछा है कि इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो क्या होगी, इसका मतलब ये किस हाइट पर उड़ रही होगी, हमसे वो पूछा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, मान के चलो यहां पर एक पतंग है। ठीक है, ठीक है, ये एक पतंग है। क्या बोल रहा है, द थ्रेड ऑफ अ काइट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो पतंग का थ्रेड है, ये पतंग का जो थ्रेड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड 80 मीटर, ये वाली जो डिस्टेंस गिवन है वो हमें 80 मीटर दी है, देन द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट विल बी। और हमसे पूछा ये वाली जो हाइट है वो कितनी होगी, मतलब पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही होगी, ये वैल्यू हमसे पूछा है इसने। ठीक है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है हमें दे रखी है कितनी, 80 मीटर है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, पहले बेसिक देखोगे क्या? तो बेसिक भी अगर देखना है तो मैं लास्ट क्वेश्चन और बेसिक से कराऊंगा। ये 60 डिग्री है, तुमसे वो ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली पूछी है। अब यहाँ पर देखो लंब दिया है, ये कर्ण दिया है। लंब और कर्ण यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है, तो लंब और कर्ण कहाँ रेशो यूज़ होता है, साइन थीटा में यूज़ होता है। तो आप लिखोगे साइन थीटा, और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब ये वाली हाइट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, तो आप इसको लिख लो h। कर्ण कितना है 80 मीटर। साइन 60 जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2, और ये 80 इधर आएगा तो इंटू में 80, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास h। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 40√3 मीटर। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 40√3 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें बेसिक से सोल्व नहीं करना है, हमें किससे सोल्व करना है, कॉन्सेप्ट से, शॉर्ट ट्रिक से। तो इसको सोल्व करने के लिए आप देखो, अब इसको हम थोड़ा सा रेशो मेथड से सोल्व करते हैं। तो आप क्या देखोगे, तो सर यहाँ पर हमें दिया है 60 डिग्री एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा। और ये हमें जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, जो थ्रेड की लंबाई दी है हमें, ठीक है, वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 80 मीटर है। ये कितना है 80 मीटर। मुझे ये बताओ, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। 60 डिग्री एंगल के कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, तो 60 डिग्री एंगल कब बनता है, जब हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, √3 हो, और ये कितनी हो 1 हो, और ये कितनी होती है 2 होती है। यही रेशियो बताया था मैंने। इसका मतलब जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है 80 मीटर। आप क्या बोलोगे, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 80 मीटर है। अगर 2 80 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप बोल दोगे सर 40 के बराबर। 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो आपको किसकी, ये वाली लेंथ चाहिए ना। तो √3 मीटर, √3 यूनिट कितना हो जाएगा, तो √3 यूनिट हो जाएगा 40√3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40√3। तो रेशियो मेथड से आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बेसिक से न करके रेशियो का यूज करके भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट A on the ground is 30 degree on moving a distance of 20 meter towards the foot of the tower to a point B. The angle of elevation increased to 60 degree. The height of the tower is meter is. अब देखो इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं।
क्या बोल रहा है, एक हमें टावर दिया है, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। हमसे क्या बोला है कि हमारे पास एक टावर है, तो मान के चलो ये हमारे पास एक टावर है, इस तरीके से एक टावर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये जो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर ऑफ अ पॉइंट बी, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज टू 60 डिग्री। जब आप क्या करोगे यहाँ से कि इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से जब क्या करोगे आप टावर की तरफ जाओगे, कितना, 20 मीटर, टावर की तरफ जब आप 20 मीटर चलोगे, तो 20 मीटर चलने पर क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो द हाइट ऑफ द टावर हमसे पूछिए। ठीक है, हमसे क्या बोला कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। पहले यहाँ पर जो ग्राउंड से टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। जब वो बोल रहा है कि जब ये हम क्या कर रहे हैं, टावर के तरफ चल रहे हैं और हम कितना चले, तो हम चले 20 मीटर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर के टॉप से अब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इसका जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ, मैंने आपको बताया था अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से इस दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2। कितना होता है, 1:2। अगर ये 1:2 है, इसका मतलब यहाँ से जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 20 मीटर है। 2 की वैल्यू कितनी है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस हमें दे रखी है और मैंने बताया था यहाँ से लेके बी से लेके, इसको मैं अगर सी ले लेता हूँ तो बी से लेके सी तक का रेशियो और ए से लेके बी तक का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है ना। तो अगर यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस उन्होंने बोला है कि वो ए से बी तक 20 मीटर चल रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर के इक्वल। अब मुझे बताओ अगर ये 10 मीटर है, ठीक है, अगर ये 10 मीटर है तो ये तो 1 यूनिट हो जाएगी। ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो मुझे ये बताओ ये 60 डिग्री है तो ये जो रेशियो होता है 60 डिग्री का, ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2, आपने पढ़ा होगा। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 1 यूनिट, हमारे पास 10 मीटर है, तो हमें हाइट चाहिए ना। हाइट कितनी यूनिट है, √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10√3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ टावर एंड द पॉइंट एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट इज 5:3:5। व्हाट विल बी द एंगल द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमें किस किस का रेशियो दिया है, तो देखो द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो पहले एक टावर बनाओ, ये हो जाएगा एक टावर। दूसरा एंड द पॉइंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट, और इसके फुट से कुछ सम डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, उसका रेशियो में दिया है। तो मान के चले इसके फुट से किसी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उन दोनों का रेशियो हमें गिवन है। तो इसको आप इससे मिला दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल।
अब हमें इनका हाइट का और डिस्टेंस का, तो ये वाली साइड क्या दी है हमें, तो ये वाली साइड दी है हमें 5:5√3 और ये वाली साइड दी है हमें 5। और हमसे पूछा एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर क्या होगा, मतलब ये एंगल हमसे पूछा। एक चीज़ मुझे बताओ रे भाइयों, ये 5 है, ये 5 है, रेशियो निकालोगे √3:1 आएगा। और √3:1, ये √3 परपेंडिकुलर कब होता है, बेस 1 कब होता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, 60 डिग्री हो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। If a 40-meter tall building has a shadow of 40:√3, then the angle of elevation of the sun is, देखो ये बिल्डिंग की हाइट दी है, ये इसकी शेडो की हाइट दी है, कैंसिल आउट करोगे रेशियो आ जाएगा 1:3, 1:√3। और ये रेशियो कहाँ होता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, 30 डिग्री हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि 40 ये बिल्डिंग की हाइट दी है, ये इसकी शेडो दी है। अगर ये 48 और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। मतलब हाइट मतलब परपेंडिकुलर 1 कब होता है और बेस √3 कब होता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, 30 डिग्री हो। तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10-meter long ladder is placed against a wall, एक 10 मीटर लंबी हमें क्या बोला, एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे खड़ी है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है और 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये हो जाएगी सीढ़ी जो दीवार के सहारे खड़ी है। ठीक है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये बोल रहा है कि 30 डिग्री के एंगल पर झुकी है। ये जो एंगल है ये कितना है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज, और हमसे पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो मुझे ये बताओ 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हमें दी है 10 मीटर। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो दिया है हमें 30 डिग्री। ठीक है, और हमसे पूछा है कि इसमें जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए 30 डिग्री के केस में जो इसका रेशियो क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब 2 की वैल्यू तो मैं 10 दे रखी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 10 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, लेडर, ये हमसे क्या पूछा, ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो अगर ये √3 है, अगर 1 यूनिट √3 के इक्वल है तो √3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 √3 के इक्वल। हमसे ये भी बोला है कि √3 की जगह तो मैं आपको क्या पुट करना, 1.732। तो 5 × 1.732, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जाएगा 8.66 समथिंग कुछ आएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो हमसे यही डिस्टेंस पूछिए कि सीढ़ी का जो हमारे पास, ठीक है, ये हिस्सा है और यहाँ से ये जो बेस, दीवार के बेस से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। हमसे यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर पूछी है, तो सबसे पहले हमें एक टावर बनाना पड़ेगा। तो हम एक टावर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम इट्स फुट
इसके फुट से जो 15 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये 50 मीटर के डिस्टेंस पर इसका जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, कहाँ से, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो ये हमें दिया है 30 मीटर। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना गिवन है, हमें 30 मीटर गिवन है। तो हमसे हाइट पूछिए, ये वाली हाइट पूछिए। अब हाइट कैसे निकालोगे आप, तो देखो ये वाला जो एंगल दिया है हमें क्या दिया, 30 मीटर दिया है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, 50 मीटर दी है। हमसे ये हाइट पूछा है। तो देखो पहली चीज़ तो आप क्या याद रखोगे, 30 डिग्री के केस में ये जो वैल्यू होती है वो 1 की होती है, ये जो वैल्यू होती है वो √3 होती है रेशियो में, और ये कितना होता है 2। इसका मतलब तुम्हें ये डिस्टेंस 50 मीटर दिया है, इसका मतलब √3 का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 50 दिया है। तो √3 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 50/√3। हमसे टावर की हाइट पूछा है, तो हाइट कितनी होती है, रेशियो में 1। इसका मतलब इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50/√3 मीटर। तो आपको इतना कुछ सोल्व नहीं करना, सीधा सीधा आंसर निकाल लो, रेशियो याद कर लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। हमसे बोला है कि दो हमारे पास इक्वल हाइट के क्या है, खंबे हैं, जो एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के शीर्ष पर या अपोजिट साइड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, और उन रोड के बीच में किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और उन रोड के किसी एक पॉइंट से, बीच में किसी एक पॉइंट से उन दोनों जो खंबे हैं हमारे पास, उनके टॉप का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द ईच पोल हमसे पूछा है, दोनों पोल की हाइट पूछी है। तो हम बना लेते हैं एक, मान के चलो हमारे पास टावर क्या, एक टावर ये है हमारे पास, सॉरी खंबा दिया है हमें, पोल दिया है मतलब खंबा दिया है, तो एक खंबा ये है। और क्या बोला हमसे कि इससे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है इस तरीके से, ठीक है। और ये उन दोनों अपोजिट साइड में है, मतलब यहाँ से ये 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर इस तरीके से दो खंबे लगे हैं। अब क्या बोल रहा है, किसी एक पॉइंट पर, बीच में रोड के किसी एक पॉइंट से दोनों जो खंबे हैं उनका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो ये अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये एक दिया है, मान के चलो ये 30 डिग्री और ये हमें दिया है 60 डिग्री। तो हमसे हाइट ऑफ पोल पूछा है। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं हम 30 डिग्री और ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री। और क्या बोला, ये जो रोड है वो 100 मीटर चौड़ा है, मतलब ये जो पूरा रोड है वो कितना है, 100 मीटर चौड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और हमसे ये पूछा है दोनों की, ये जो खंबे हैं दोनों इक्वल हाइट के हैं, मतलब ये एच है तो ये भी कितना होगा, एच होगा। अब मुझे एक चीज़ ये आप बताओ, क्या बताओगे कि यहाँ पर ये 60 डिग्री 30 डिग्री, तो मैंने आपको पढ़ाया है जब हमारे पास इस तरीके से एंगल बने होते हैं, ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, तो इनके बीच का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1। इसका मतलब ये टोटल रेशियो में अगर बात करें तो ये जो रेशियो है वो 4 है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो ये हमें दे रखा था 100 मीटर। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू अगर 100 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट हो जाएगा
5 मीटर के इक्वल। इसका मतलब ये जो यूनिट होती है वो एक यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक की है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है। अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो हमने 60 डिग्री का रेशियो पढ़ा है कि ये 1 होता है, तो ये कितना होता है, √3 होता है। अगर एक यूनिट हमारे पास 25 मीटर है तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो √3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, √25 से √3 से एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25√3 मीटर। तो इसमें जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25√3 मीटर, क्योंकि दोनों की इक्वल हाइट है। तो यहाँ पर इसकी और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25√3 मीटर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, रेशियो मेथड। अगर आप बेसिक से नहीं करोगे तो आप रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते हो, और अगर रेशियो मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास हाइट, बड़ी हाइट दी हो, छोटी हाइट निकालना हो तो √3 से डिवाइड करते हैं, छोटी हाइट दी हो, बड़ी हाइट निकालना हो तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये हम कब कर पाते हैं, जब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, आप सभी क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एसएससी CHSL, एसएससी CGL या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप EMRS TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी आपके लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत ईजी है। अगर आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो आपसे इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप पहली मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक अगर पूरे सिंसियर होकर पूरी क्लास को देखते हो तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिर्फ 10 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और उसको मैंने हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसी के आगे के क्वेश्चन को लेके हम अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। जब तक कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर इन क्वेश्चन की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और यहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लंबे टाइम तक हमसे जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी के अगले कुछ क्वेश्चन को और हम सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको और अच्छे से मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। प्लीज़ दिन रात मेहनत करके अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। ठीक है, मैं यही आशा करता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बस आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, जिससे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सके। और अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट लगता है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी बचती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती अगर आप कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी, अगर नहीं लगी हो तो भी प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।